हुकूमत की हलीफ जमात है उनसे भी राब्ते करेंगे कि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा। कब तक इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है। आम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, फिर वज़रा क्या वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं। 2018 से 2022 ऑपोजिशन की एक ही रट तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शन को बिला ताखीर इस्तेमाल करना होगा। कुछ हमारे दोस्तों जो पहले अदम एतमाद को नहीं मानते थे, अब वो भी मान रहे हैं। हदफ एक ही रखूँ भी मैं किसी अपोजिशन पार्टी के साथ हजार इख्तलाफ के बावजूद मैं पब्लिकली जंग नहीं लड़ूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए टाइम विद सोबिया अली की आज की नशीस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस वजूद्दीन अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जस्टिस साहब, यहाँ मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूँगी आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6। आसान ज़बान में अगर आप हमारी आवाम को ये बता दें कि बेसिकली ये क्या है, इनका इतलाक़ किस तरह होता है और क्या वाकई ही जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की इन आर्टिकल्स को इस्तेमाल करके। देखें, आर्टिकल 5 जो है तो उसमें बुनियादी तौर के ऊपर ये बताया गया है कि आइन के साथ वफादारी हर शहरी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और तमाम काम जो हैं वो आइन के मुताबिक ही चला करते हैं। बिल्कुल। और आर्टिकल 6 जो आता है आर्टिकल 5 के बाद, उसमें ये कहा गया है कि अगर तो कोई शख्स आइन को सबवर्ट करने में मुलव्वस हो तो ये समझा जाएगा कि उसने हाई ट्रीज़न कमिट किया है और उसके बारे में अलग कानून ने पनिशमेंट प्रोवाइड की हुई है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आर्टिकल 5 और 6 जो हैं साथ भी पढ़े जा सकते हैं और अलग अलग भी पढ़े जा सकते हैं। कई मरतबा लॉयल्टी का सवाल नहीं पैदा होता, आइन के साथ वफादारी का सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि वायोलेशन की बात होती है जो एक जुदा भी चीज़ हो सकती है। तो ये वो दो आर्टिकल्स हैं। अब ये जो असल में इसका इस्तेमाल हुआ है वो इस नौइयत से हुआ कि वहाँ जो साबिक़ एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, आसिफ मजीद ग़ालिबन उनका नाम था, तो उनसे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया मिस्टर लू की एक मुलाकात हुई और आसिफ मजीद के मुताबिक जो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक केबल हमारे फॉरेन ऑफिस को भेजा, उनके मुताबिक उनसे ये कहा गया कि हम पाकिस्तानी मामलात में गैर मुतमईन हैं। मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है ये, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं है क्या अल्फाज, तो कि हम गैर मुतमईन हैं पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसके बारे में। और अदम एतमाद की जो तहरीक है, अगर तो वो नाकाम हो जाती है तो पाकिस्तान वुड बी इन फॉर हार्ड टाइम्स, और अगर वो कामयाब हो जाती है और इमरान खान फारिग हो जाते हैं तो फिर हम ये तमाम चीज़ें भूल सकते हैं। अब यकीनन अदम एतमाद की तहरीक की बातें तो काफ़ी रोज़ से चल रही थीं, लेकिन उस वक्त तक वो तहरीक पेश नहीं हुई थी जिस तारीख का ये वाक़या है। तो अभी वो तहरीक हुकूमत की तरफ से और जो अपोजिशन अरकान है उनकी तरफ से ये भी एक नुक्ता लाया जा रहा है कि 7 तारीख को ये ख़त मंजर आम पर आया, तो इतने दिन के बाद इसको क्यों रखा, उसके बाद क्यों, क्या नज़रिया ज़रूरत के तहत बाद में इसको निकाला गया? हाँ, नहीं, क्या वजूहात थी इतने दिन इस पर बात ना करने की? उसमें असल बात यह है कि ये बड़ी डेलिकेट बातें हुआ करती हैं। अब बहरहाल फैसले तो हुकूमत ने किए और उन्हीं का जैसे कहते हैं इस्तेकाक था ये फैसले करने का। लेकिन जो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये है कि इस तरह की अगर कोई सीरियस चीज़ डिप्लोमेटिक केबल के ज़रिए से आपके इल्म में आती है तो उसके बारे में कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं हुआ करता। उसके मुतालिक सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, चीज़ों को असेस करना पड़ता है।
तो उसमें भी वक्त लगता है। और इमरान की हुकूमत के बारे में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उस सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसमें तमाम मेंबरान को मद्दू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अपोजिशन के अरकान जो हैं वो शामिल नहीं हुए। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट की इस सिलसिले में कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसका भी इजलास बुलाया और उसमें भी अपोजिशन के नुमाइंदे जो हैं वहाँ पर पेश नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक और बात जो हुई वो ये हुई कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस वाक़े को सीरियसली लिया। उन्होंने ये कहा कि उस सिलसिले में हमारी तरफ से, हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से डिमार्श इशू होना चाहिए एतराज़ का कि आपने ये क्या किया है। तो अब इन तमाम चीज़ों में टाइम लगा करता है और इमरान ने इस दरमियान में एक पब्लिक मीटिंग में भी कागज़ हिला करके ये कहा कि ये कोई हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश का सिलसिला है किसी दूसरे मुल्क में। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जिस नौइयत से अपोजिशन ने इमरान खान के एलाइज को क्या बल्कि पीटीआई के मेंबरान को अपनी गिरफ्त में लिया है, वो सिर्फ पैसे या असर रसूख की बुनियाद के ऊपर नहीं हुआ करता, उसके पीछे कोई और बड़े फैक्टर्स भी रहा करते हैं। और वो बड़े फैक्टर्स जो हैं वो इस बात से भी ज़ाहिर होते हैं कि इन्हीं ओहदेदारान के साथ, इन्हीं ज़िम्मेदारान के साथ हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स मुलाकातें भी करते रहे हैं। इससे भी ज़ाहिर होता है कि जब ये वाक़यात चल रहे थे तो रूस के फॉरेन ऑफिस ने जो कन्वेंशनल नहीं है ये कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में यूनाइटेड स्टेट्स ने मदाखलत की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कोई छोटी या मामूली चीज़ें नहीं रही हैं और ये बड़ी चीज़ें रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा जो वक्त आने वाला है उसमें ये चीज़ें जो हैं कोई प्रोपोर्शन भी गेन कर सकती हैं कि क्योंकि किसी भी आज़ाद मुल्क के मामलात के अंदर और ख़ुसूसन वहाँ पर कौन सी हुकूमत आए और कौन सी हुकूमत जाए उसके बारे में किसी दूसरे मुल्क को कोई भी किसी किस्म का इल्ज़ाम करना तो बात दूर किए, सोचना भी एक नामुनासिब बात है। सही, आपने बहुत अच्छी तरह इस बात के ऊपर रोशनी डाली है। मैं काफ़ी अभाम यकीनन आपकी बात से दूर हुआ होगा। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने रूस की बात की, क्या आपको लगता है कि रूस का ये जो इमरान खान साहब ने विज़िट किया, राइट, उसके 2 दिन के बाद यूक्रेन में जंग हुई, वैसे पाकिस्तान का स्टांस उस हवाले से बहुत डिफरेंट रहा यूक्रेन की जंग के हवाले से, तो ओवरऑल क्या इमरान खान का ये जो ट्रिप था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का रूस में, ये क्या उनका ज़ाती ख्वाहिश पर था या उन्होंने हमारी मुअज़्ज़िज़ अफवाज की मर्ज़ी के बगैर क्या ये ट्रिप किया? क्या लगता है आपको? देखें, इस ट्रिप की बड़ी सीरियस डायमेंशंस मुझे नज़र आती हैं। आपको याद होगा कि उस ज़माने में तो रूस नहीं था, सोवियत यूनियन था। तो जो हमारे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे उनको इन्विटेशन सोवियत यूनियन की तरफ से भी था और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी था, लेकिन पता नहीं क्या वजूहात हुई, वो तारीख़ का हिस्सा है, तारीख़ का मुताले से मालूम होगा, लेकिन वो सोवियत यूनियन नहीं गए और वो वाशिंगटन गए और उसके नतीजे में जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक वेस्टर्न ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी के तौर के ऊपर सामने आई। सिर्फ वही वजह नहीं होगी, लेकिन बहरहाल एक फैक्टर जो है वो ये है। अब ये जो ट्रिप जो रशिया का था, इमरान खान का कहना ये है कि मैंने इस सिलसिले में हमारे अपने एस्टेब्लिशमेंट जो हैं उनको बताया और जो भी हमारी मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान में उनसे डिस्कस करके मैं वहाँ गया और इमरान की हुकूमत ने रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन में उसको अप्रूव नहीं किया।
उसकी तारीफ़ नहीं की, लेकिन उसे कंडेम भी नहीं किया। एक खामोशी का तरीक़ाकार इख्तियार किया, तकरीबन वही तरीक़ाकार दोनों तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से भी, हिंदुस्तान की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। और मैं समझता हूँ ये एक आज़ादाना तरीक़ाकार है, क्योंकि रूस का कहना ये है कि हमारी गर्दन के ऊपर यूक्रेन बैठा हुआ है। अब यूक्रेन को आप नेटो में शामिल करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमारी गर्दन तक पहुँचना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि रूस को वहाँ पर इन्वेजन करना चाहिए था या कोई जस्टिफिकेशन थी, मैं ये नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वजूहात यकीनन प्रोवाइड की गई। तो ये इतना कहूँगा, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका, कि ऊँट बड़े बड़े वज़न सहार सकता है, लेकिन एक स्टेज आ जाता है कि जब वो मज़ीद वज़न बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं होता, आप एक तिनका वहाँ रखें तो बैठ जाएगा, जिसको अंग्रेज़ी में टिपिंग बैलेंस कहा जाता है। तो ये जो इमरान की विज़िट जो वहाँ हुई है रशिया में, तो इमरान से अपेरेंटली वैसे ही वेस्टर्न पावर्स नाखुश थीं। बाइडन ने अपने इलेक्शन के बाद उनसे अब तक फ़ोन पर बात नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टिपिंग पॉइंट बन गया, ये कॉज नहीं होगा, ये टिपिंग पॉइंट बन गया। वजूदीन साहब, क्या वजूहात हो सकती हैं कि वेस्टर्न पावर्स जो थी वो इमरान से ना खुश थी? आपका तज्जिया क्या है इस बारे में? हम ब्रेक लेंगे। कोई बात नहीं, भी चलने दो। जी सर। देखें, बात ये है कि एक तो इमरान के साथ मेरी क़ुर्बत रही है, एक तो जिसे कहते हैं कि मैं लफ्ज़ तलाश कर रहा हूँ, मुतकब्बिर का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन एक टेम्परामेंट उनका है एलूफ सा रहने का। अब सियासत में आप एलूफ नहीं रह सकते, अलग से नहीं रह सकते, ना अपनी सियासी पार्टी में ही आप ये चीज़ कर सकते हैं, ना अपनी गवर्नमेंट में ये चीज़ कर सकते हैं, ना गैर ममालिक के साथ आप ये चीज़ें कर सकते। तो एक तो ये एटीट्यूड जो है, ये मैं समझता हूँ कि गालिबन एक्सेप्टेबल नहीं होता। इमरान का जो ये ट्रेट है कि किसी चीज़ को पसंद करना तो बड़े स्ट्रांगली पसंद करना, किसी चीज़ को नापसंद करना तो बड़े स्ट्रांगली पसंद करना, लेकिन साथ ही मैंने ये भी देखा है कि वो कंप्रोमाइज़ भी करते हैं और कई मरतबा कंप्रोमाइज़ कमज़ोर बातों पे करते हैं। तो मुझे उनका कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है, कमज़ोर बातों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है। लेकिन अगर वो किसी चीज़ को सख्ती से पसंद करते हैं या उसी सख्ती से नापसंद करते हैं, उसको मैं अप्रूव करता हूँ, क्योंकि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी का काम होता है। तो ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ये चीज़ें अगर आप रॉन्ग फुट के ऊपर कभी पकड़ लिए जाएं तो फिर ज़रा सी मुश्किलात पैदा होती हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान की मुश्किलात की हो सकता है यही वजूहात हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान में बेसिस देने के बारे में, जो अफ़गानिस्तान की वॉर के बाद एक सवाल खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब ये एक बड़ी सख्त बात मालूम होती है, लेकिन ये इतनी सख्त बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने बेसिस तो नहीं दी, लेकिन आपने उनको ओवरफ्लाई करने की इजाज़त दी हुई है। वो और ओवरफ्लाई कर सकते हैं, ड्रोन भी जा सकते हैं, जहाज़ भी जा सकते हैं, वो इजाज़त है। अब ये 21वीं सदी का तकरीबन चौथाई हिस्सा पूरा होने वाला है, अब इसमें बेसिस की ज़रूरत ही किसको है। तो मैं समझता हूँ कई मरतबा कुछ बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी की जाती हैं। एब्सोल्युटली नॉट का जो फ्रेज़ है वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो सकता है, फैसिलिटीज़ तो दी हुई हैं। तो ये हमारा काम जो है वो ये है कि हमने सही बात करनी है। सही। तो लिहाजा अगर कोई चीज़ गलत है, किसी की भी गलत है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कहूँ गलत है, और अगर कोई चीज़ सही है, किसी की भी सही है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कहूँ कि ये बात सही है। सियासी बहरान तक इमरान खान साहब कैसे पहुँचे, जो इस वक्त मौजूदा सियासी बहरान है, और आपका इस हवाले से क्या मशवरा है? फ्यूचर के अंदर आप इमरान खान साहब को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखें, इस बहरान के ऊपर पहुँचने की सबसे बड़ी वजह
पाकिस्तान की मईशत का खाना ख़राब करना। ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि मईशत इनको कोई अच्छे हालात में नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी 105 रुपये का डॉलर था। अब इन्होंने इस अरसे में क्या किया कि 188 रुपये का डॉलर पहुँचा दिया। वो क्या किया, बताऊँ क्या किया? उन्होंने ये किया कि जैसे मैं आपको एक खातून खाना की मिसाल देता हूँ। कि कमाने वाला मर्द तो घर में 1 लाख रुपया लेके आ रहा है और खातून खाना खर्च कर रही है 2 लाख रुपया, तो घर कैसे चलेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपकी इंपोर्ट्स जो हैं आपकी एक्सपोर्ट से दुगनी हो जाएं, तो डॉलर तो ये होना ही है। बिल्कुल आप अपनी इंपोर्ट्स काबू क्यों नहीं करते? देखिए ना, इंपोर्ट्स काबू करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। WTO वाली बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जिस चीज़ को यहाँ इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, जिसे आप कर्व करना चाहते हैं, उसके ऊपर हाई रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे वो नहीं किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान साहब ने जब गवर्नमेंट संभाली थी तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो कौमी मईशत और महंगाई जैसे मसाइल ही थे जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे। बार बार वज़रा की तब्दीलियां भी की गई, जिनसे इंप्रेशंस भी आए कि शायद इन लोगों का होमवर्क प्रॉपर नहीं था, क्यों उनके वज़रा जो हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कभी ये वजारत चेंज की गई, वजारतें चेंज करने की बातें हुई, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमने देखी। लगा भी कि शायद इमरान खान जो है वो कोशिश करने की कोशिश एक कर रहे हैं कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। तो अब आगे क्या मशवरा देंगे वजीउद्दीन साहब आप? देखें जी, सारे हालात के अब तो वो हुकूमत में रहेंगे नहीं फिलहाल जी। ये तो हुकूमत की बातें हुआ करती हैं जो हम अब कर रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्हें फिल वक्त भी ऑपोजिशन के अंदर भी धरने की सियासत में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। उन्हें अब भी जलसे जुलूसों की सियासत में नहीं जाना चाहिए, उन्हें तामीरी सियासत में जाना चाहिए। ठीक है। उन्हें अपने तजर्बे से बताना चाहिए कि मैंने यहाँ हाथ डाला, मैं नाकाम हुआ इसलिए नाकाम हुआ, मैंने यहाँ हाथ डाला, मैं नाकाम हुआ इसलिए नाकाम हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ हाथ ना डालें। जो भी हुकूमत आए उनको बताएं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वहाँ हाथ ना डालें। फिर जिस वक्त के इलेक्शन का स्टेज आए, इतनी फ्रेंडली अपोजिशन होगी सर कि जो पावर में फ्रेंडली पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंडली पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जो आपसे इंटरव्यू आपको दिया है उसमें कई बातें इमरान के हक़ में हैं, लेकिन कई बातें खिलाफ भी हैं। वो कैसे है? उसकी वजह यह है कि मैं उसूली तौर के ऊपर न झूठ बोलता हूँ ना झूठ बोलना पसंद करता हूँ। तो अगर आप सही बात करेंगे तो अपने दुश्मन को भी, अगर वो आगे आप देख रहे हैं कि खड्डा है, आपका दुश्मन उधर जा रहा है, तो आप उसको भी वार्न करेंगे जैसे दोस्त को वार्न करेंगे। सही। तो उसमें कोई ताल्लुकात और मरासिम की बातें नहीं है, ये तो हमारे इस्लामी उसूल हैं, ये हमारी इक़दार हैं। सर आई विश के हमारे सियासतदान जो बात आप कह रहे हैं इनको सुनते और इसको इन असूलों को फॉलो करते, तो शायद आज पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा हुआ है शायद ना खड़ा हो। ऐसा ही है, ऐसा ही। वजीउद्दीन साहब, मैं आपकी थोड़ी सी इस हवाले से पूछना चाहूँगी। आपकी तहरीक इंसाफ के साथ कुछ अरसा आपका ताल्लुक़ रहा, उस ताल्लुक़ के बाद आपने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जो भी वजूहात थी तहरीक इंसाफ को छोड़ के दूसरा रास्ता इख्तियार किया और आपने अपनी जमात बनाई, आम लोग इत्तेहाद पार्टी। तो इस हवाले से आप हमें थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि आप क्या, आपका आगे का मुस्तकबिल का क्या लाइहा अमल आप अपनाने जा रहे हैं अपनी पार्टी को मज़ीद मजबूत करने के लिए? देखें, PTI में मैं थोड़े अरसे नहीं रहा जी। PTI में मैं तकरीबन 5.5 पौने 6 साल रहा जी। और मैं PTI में अपनी ख्वाहिश पर भी नहीं गया। मुझे आरिफ अलवी ने, नईमुल हक ने परसुएट किया और यहाँ आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, इमरान यहाँ खुद आए और यहाँ मैंने पार्टी ज्वाइनिंग दी और उसके बाद हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और कुछ अरसे मामलात अच्छे भी चलते रहे, लेकिन फिर वो इलेक्टेबल्स का सिलसिला शुरू हुआ, इख्तिलाफात का सिलसिला शुरू हुआ, अल्टीमेटली मैंने पार्टी छोड़ दी।
तो अब उसके बाद मैं उस टाइप के लोगों में से नहीं हूँ कि एक पार्टी छोड़ी तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने तो पीटीआई को ज्वाइन इसलिए किया था कि मैंने ये महसूस किया था कि दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ये कुछ बेहतर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा तजर्बा जो है वहाँ जा कर के कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, मैंने पार्टी छोड़ दी। अब उसके बाद ये था कि क्या किया जाए, तो कुछ दोस्त अहबाब जो पीटीआई के भी साथ में थे, दूसरे भी थे, उन्होंने ये मशवरा दिया कि अपनी सियासी पार्टी बनानी चाहिए। तो हमने जो इंडिया में आम आदमी पार्टी है उसके मुकाबले के ऊपर पाकिस्तान में आम लोग इत्तेहाद के नाम से ये पार्टी बनाई, और रोज़ अव्वल से बड़ी हमें मुश्किलात मिली, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मुश्किलात मिली, दीगर मुश्किलात मिली, हमारे अपने लोगों ने बड़ी तकालीफ में हमको मुब्तला किया। तो ये एक उसूली पार्टी है और हम हमेशा उसूली मौक़िफ़ को फॉलो करते हैं, ख्वाह वो किसी का भी हो। तो पार्टी अपनी नौयत से चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मीडिया के ऊपर कब्ज़े हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की प्रोजेक्शन आपको जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको मिल जाए, वो नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी क्या कर रही है, उसके क्या इरादे हैं, उसका मैनिफेस्टो क्या है, उसका आइन क्या है, उसको आप प्रिंट मीडिया में डालना चाहें, वहाँ नहीं छपता वो। ये तजर्बे हमने हमारे हुए, रह दे करके हमारे पास सिर्फ एक सोशल मीडिया रह गई है, लेकिन वहाँ पर भी आपको पता है कि वो एक्सपैंड तो बड़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन क्वालिटी की वहाँ पर बहुत शदीद कमी है। तो अब वक्त लग रहा है, और बात यह है, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया द टाइम ऑफ विच हैज़ कम। कोई शख्स ऐसे आइडिया को रोक नहीं सकता जिसका वक्त आ गया हो। अल्लाह की तरफ से जो वक्त मुकर्रर किया जाता है वो अगर आ गया हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो पार्टी चल रही है, हमारी कोशिशें। मेरे पास वहाँ चेयरमैनशिप का, सदारत का ओहदा नहीं है, मैं बुनियादी तौर पर एडवाइज़री कैपेसिटी में वहाँ काम कर रहा हूँ। हमारे रहमतुल्लाह खान वज़ीर एक ग्रेड 22 के साबिक़ ऑफिसर हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं, और दूसरे वकला के और दीगर नौइयत के वहाँ लोग हैं। लेकिन हमें अच्छे लोगों की बड़ी ज़रूरत है, हमें मीडिया की बड़ी ज़रूरत है, हमें आवाम की तरफ से पजीराई की बड़ी ज़रूरत है। पैसा हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम उस नौइयत का पैसा देना भी नहीं चाहते कि जिसके नतीजे के अंदर हम बिक जाएं। तो ये हमारी पार्टी के सिलसिले हैं, और मेरा ये गारंटी है एक थोड़े बहुत तजर्बा रखने वाले आदमी के हिसाब से कि हमारा आइन, हमारा मैनिफेस्टो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा आइन या मैनिफेस्टो नहीं रखती, न बोझ कर सकती, वो एक अपनी जगह। सारी दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसका इस नौइयत का आइन और इस नौइयत का मैनिफेस्टो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक कोने में पड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, जब वक्त आएगा, अल्लाह पाक चाहेगा, तो ये मामला भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। आम इंतखाबात कब तक आपको होते दिखाई दे रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ग़ालिबन इसी साल, और इसी साल नहीं सही तो अर्ली नेक्स्ट ईयर। अर्ली नेक्स्ट ईयर आपको लग रहा है कि इस साल नहीं होंगे? जी ठीक है। कुछ और आप इस मौका पर, जब कौम जो है वो बड़ी इस वक्त एक क्या कहना चाहिए, एक अजीब सी सिचुएशन में है, मीडिया के ऊपर इस वक्त जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक शदीद सियासी बहरान का इस वक्त शिकार हो गया है, कौम के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखें, हमारी कौम में एक बड़ी रिजिलियंट कौम है। खामी हमारे लीडरान में है, खामी हमारे सरबराहान में है। कौम के लिए मेरा आपके हुक्म के मुताबिक ये पैगाम होगा कि अच्छे लीडर इलेक्ट करो, बरादरियों की बुनियाद के ऊपर वोट ना दो, पैसे की बुनियाद के ऊपर वोट ना दो। जो सियासी बटेरें होती हैं, जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम के ऊपर आती हैं और फिर 5 साल को गायब हो जाती हैं, उनको वोट ना दो। बेहतर लोगों की तलाश करो,
अगर कोई सियासी पार्टी अच्छे कैंडिडेट नहीं भी लेके आ रही हैं, इंडिपेंडेंट्स को इलेक्ट करो, लेकिन गलत आदमी को वोट ना दो। थैंक यू सो मच जस्टिस वजूद्दीन साहब, आपने एक बहुत मस्बत मैसेज के साथ आज की गुफ्तगू का इख्तिताम किया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। सोफिया अली को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।